नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th एग्रीकल्चर के अध्याय 2 का सेकंड पार्ट लेकर के आपके समक्ष आ चुका हूं। सेकंड पार्ट को हमने लेक्चर नंबर 4 दिया है। ये लेक्चर नंबर 4 इसलिए दिया है क्योंकि हमने पहले लेक्चर में सिलेबस के बारे में आपको बताया था। दूसरे लेक्चर में हमने अध्याय 1 को खत्म किया था, सॉइल साइंस का जो अध्याय था उसे खत्म किया था। और जो हमारा तीसरा लेक्चर था वहां हमने अध्याय 2 का आधा भाग कंप्लीट किया था। तो अब बात करते हैं हम लोग आधे भाग के बारे में, जो आधा भाग बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो भाग बचा हुआ है तो वो हम देख लेते हैं। आज का जो पार्ट है उसमें क्या पढ़ना है। यहाँ हमें सिंचाई की विधियों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि प्लावन विधि है, क्यारी है, नाली है, बेसिन है, छिड़काव, बॉर्डर। ये ड्रिप है भाई साहब, ये ट्रिप नहीं है, ड्रिप है। ओके, इसे ध्यान रखिएगा, ट्रिप नहीं है, ड्रिप है। ड्रिप सिंचाई है और भी सिंचाई है तो उनके बारे में बात करेंगे, और जल निकास के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि हमने सिंचाई के बारे में तो बात कर ली है, सिंचाई क्या है, सिंचाई का महत्व क्या है, और सिंचाई के लिए जो जल हमें चाहिए होता है उस जल के स्रोत कौन कौन से हैं, इतना हमने अध्ययन ऑलरेडी कर लिया है। और अब बात करते हैं बचे हुए पार्ट की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंचाई की विधियों के बारे में, देन जल निकास को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली सिंचाई की विधि है फ्लड इरिगेशन है। फ्लड इरिगेशन, आपको ये खेत दिख रहा होगा, पूरे खेत में पानी भरा हुआ है तो इसे ही कहते हैं फ्लड इरिगेशन। यहाँ आपको दूर दूर तक खेत में कोई क्यारी, कोई भी मेड डोर नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे डोर नहीं बनाई गई है, डोरें एक भी नहीं है, मेड एक भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका, वो देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, अपलावन विधि, जैसे बाढ़ सिंचाई, डूब सिंचाई कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने ऊपर दिखाया, कोई भी डोर वगैरह मेड वगैरह नहीं है खेत के अंदर, तो एक तरफ से पानी चलता है उसमें, एक खेत के कोने पर रख दिया हमारा जो पाइप है उसको, यहाँ पर हमने नहर के पानी को काट के एक खेत में कर दिया, तो उसमें पूरे खेत में एक साथ चल रहा है। कोई भी हम वहां पर से पानी को मोड़ नहीं रहे हैं, इधर से उधर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे डूब सिंचाई कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम जब तक खेत को भरते हैं तब तक हमारी जो जमीन है पूरी तरह से खेत जल में डूब ना जाए, इसलिए इसे डूब सिंचाई कहते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी। अपलावन विधि जो है इसे हम बाढ़ सिंचाई या डूब सिंचाई के नाम से जानते हैं। बाढ़ सिंचाई इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी इसमें एक तरफ से चलता है, कोई भी मेड़ वगैरह खेत में नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, कोई अवरुद्ध नहीं होता। ठीक है, डूब सिंचाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे जब तक डुबाया जाता है जब तक हमारी जो खेत की जमीन है पूरी तरह से पानी के अंदर जलमग्न ना हो जाए। ठीक, और दोस्तों ये एक सिंचाई की पारंपरिक विधि है जिसमें खेत को पूरी तरह से, खेत की सतह है ना, मिट्टी जो है उसे पूरी तरह से भर दिया जाता है पानी से। यह विधि जो है प्राचीन विधि है और प्राचीन समय से यूज की जा रही है। हमारे पुराने जमाने की बात करें तो हमारे जो भी पूर्वज थे इसी मेथड को यूज करते थे, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा कम श्रम करना पड़ता था। श्रम यानी काम कम करना पड़ता था। यदि आप डोर वाली है ना उनमें जाओगे तो वहां पे पहले देखो लेबर चाहिए होगी, जो डोरे हैं मेड़े बनाने के लिए। तो यहाँ आपको कोई जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति आराम से काम कर लेगा। बस आपको जो खेत है ना उसकी बाउंड्री जो है ढंग से बना लेनी होगी। तो बाउंड्री वॉल होती है उनको, बस वो वाली मेड जो है बाउंड्री वाली, उन्हें ढंग से बना लीजिए, वहां से पानी निकल के दूसरे खेत में नहीं आना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी भाई। ठीक, ये जो तरीका है खासकर छोटे किसानों द्वारा आज भी उपयोग में लाया जाता है, और बहुत पहले से यूज में तो है ही भाई। दुनिया भर के कई क्षेत्रों में इसका अभी भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो आगे है कार्य प्रणाली, यानी कैसे काम करती है यह सिंचाई की विधि। खेत को समतल करना पड़ता है पहले, फिर चारों ओर बांध बनाया जाता है, यानी खेत के चारों ओर हमें मेड़े डालनी होती है, पक्की मेड़े करनी होती है, खून खून करके, पैरों से उस पर डोल डोल के। क्योंकि अगर हमने जो मेड़े हैं सही से नहीं बनाई तो पानी जब भरेंगे तो ये टूट करके दूसरे खेत में पानी पहुंच जाएगा। जो भी हम स्रोत से पानी ला रहे हैं ना, सोर्स से या स्रोत से जो भी पानी ला रहे हैं, नहर से या चैनल से, किसी भी तरह से, ट्यूबवेल से, तो उसे हमें खेत में लाना होता है और एक कोने पर रख देना होता है लेजम को। जो भी ये पाइप है, लेजम है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा लेजम बोला जाता है, पाइप बोल रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, वहां डाला जाता है, फिर खेत को धीरे धीरे पानी से भर दिया जाता है। फिर जब तक जलमग्न ना हो जाए तब तक पानी भरा जाता है। यदि देखो पानी ज्यादा हो रहा है खेत में तो फिर पानी को हमें निकालना भी पड़ता है, बस जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी हो जाए, ज्यादा नमी ना रहे। अगर देखो ज्यादा पानी भरा रहेगा तो खेत में हमारे में ऑक्सीजन है ना वो नहीं जाएगी पेड़ों की जड़ों तक, और पेड़ों की जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो पेड़ सड़ जाएंगे, गल जाएंगे भाई सब, फिर नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीजें यहाँ देखनी होती हैं। अब देखो आगे क्या है, आगे कुछ लाभ हैं इस मेथड के, कुछ लाभ देखिए। ये सरल है, कम लागत वाली विधि है, क्योंकि यहाँ हमें कम काम करना पड़ता है, कम लागत लग रही है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई तकनीकी ज्ञान नहीं चाहिए, कोई उपकरण नहीं चाहिए, मात्र एक मतलब फावड़ा ही चाहिए
जिससे हमें खेत की मेड़ जो है चारों ओर वो बनानी है ढंग से। उसके बाद हमें पाइप चाहिए, लेजम चाहिए, और ट्यूबवेल से बांध करके पानी चलाना है या फिर नहर से पानी लेकर के खेत में छोड़ना है। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हाईटेक चीज हमें कुछ यूज नहीं कर रहे हैं इसमें। छोटे खेतों को समतल छोटे खेतों और समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विधि है ये, क्योंकि यह विधि छोटे खेतों और समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। भाई देखो, इसमें कोई कारण नहीं दिया है, मैं बताता हूँ। छोटे खेत होते हैं ना, और समतल क्षेत्र जो होते हैं, तो वहां हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। देखो, ढलान वाले क्षेत्र होते हैं ना, वहां दिक्कत आती है, तो वहां हमें क्यारी वगैरह, स्ट्रिप्स वगैरह डालनी पड़ती हैं, बांध बनाने पड़ते हैं, जिससे कि पानी का जो खेत का पानी है ना, वो एक ही तरफ सारा का सारा बह करके आ जाए। इसीलिए उसमें फिर हमें मेड़ डालनी पड़ती है। अब यहाँ समतल खेत है, तो पानी किधर बह के जाएगा? पूरे खेत में ही तो रहेगा। और छोटे किसानों के छोटे खेत होते हैं, तो वो तो समतल होते ही है, ठीक है। कम श्रम की आवश्यकता होती है, मैंने आपको बताया, श्रम कम चाहिए होता है, काम कम करना पड़ता है अपलावन विधि में। और भी विधि है ना, अन्य सिंचाई की विधि है, उनकी तुलना में मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है इससे। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है इससे। कैसे हो जाती है? देखो, अपलावन विधि मिट्टी में पोषक तत्वों को लाने में मदद करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ हानियां भी है इसकी। क्या हानियां है वो भी देख लेते हैं भाई। हानि है यहाँ पे जल की अधिक बर्बादी। भाई सिंपल सी बात है, यदि हम फ्लड इरिगेशन करेंगे, ब्लड नहीं भाई, फ्लड, ओके, ब्लड पे मत जाना, वो तो खून होता है। फ्लड पे जाना, बाढ़ वाली पे, डूब सिंचाई। यदि हम अपलावन विधि में सिंचाई करेंगे, तो ये अपलावन विधि में जल की अधिक बर्बादी होती है, क्योंकि इसमें एक तरफ से पानी जाता है, और यहाँ बाष्पीकरण और रिसाव के कारण बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी का वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखो, पानी का असमान वितरण, यहाँ पे पानी का असमान वितरण भी हो सकता है यदि हमारा खेत जो है समतल नहीं है, तो कहीं ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, कहीं जवाब हो जाएगा, कहीं सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हुई, तो वहां के पौधे खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक। देन जल जमाव की समस्या हमें देखने को मिलेगी। मैंने बताया, तो खेत समतल नहीं है तो जल जम जाएगा एक ही कई कई जगहों पे, तो वहां के पौधे तो खत्म हो ही जाएंगे। वहां पे ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी नीचे, मिट्टी में जो पौधों की जड़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। देखो, नमक का जमाव भी हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में प्लावन विधि के कारण मिट्टी में नमक जमा हो सकता है। अब ये कैसे जमा होता है? देखो, अगर हम नहर से पानी ला रहे हैं, नहर से पानी लेकर आए, अपने खेत में छोड़ा, अब धीमे धीमे उसमें मतलब चल ही रहा है पानी, तो वहां पे जो नहर में नमक थे ना, सॉल्ट थे, मिनरल्स थे, वो सारे के सारे यहाँ आप खेत में हमारे में डिपोजिट होंगे। तो फिर डिपोजिट होंगे तो वहां पर नमक का जमाव हो जाएगा भाई। देन उपयोग है कुछ इसके। क्या उपयोग है भाई? देखो, उपयोग का मतलब ये है कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसे। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना और अन्य फसलों में इसका उपयोग देखा गया है। सबसे ज्यादा धान में देखा गया है, ठीक है, और गन्ने में भी इसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्या रखा है हमारे लिए लिख करके इस पीडीएफ। तो अब अगला मेथड है भाई। पहला मेथड आपकी समझ में आया, अपलावन विधि? नहीं आया ना? वीडियो को रिवाइंड करके वॉच कर लीजिएगा, पूरा मेथड मैंने बता रखा है आपको। अब देखो, यहाँ है क्यारी सिंचाई, फरो इरिगेशन, ठीक। क्यारी सिंचाई, फरो इरिगेशन, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये स्ट्रेट फरो मेथड इरिगेशन है। ये बीच में हमने पानी डाला, ये मेड़े हैं, ठीक है, ये बीच में पानी है। तो थोड़ा सा ड्रोन वाला व्यू है, या फिर हाईटेक कैमरे का व्यू है, इसलिए आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है। देखो, फरो सिंचाई जो है, या नहर सिंचाई बोल सकते हैं इसे हम, या क्यारी सिंचाई बोलते हैं, ये जो है पारंपरिक विधि है सिंचाई की, जिसमें खेत में धारों या क्यारियों का निर्माण किया जाता है। खेत में क्यारियों का निर्माण करते हैं, यानी मेड़े बनाते हैं खेत के अंदर, क्यारियां डालते हैं, फिर उनमें पानी को बहाया जाता है। पानी बहाने के लिए उसमें एक मतलब नाली जैसी जोड़ी जाती है, यानी खेत है। देखो, ये हमारा कोई खेत है, ठीक है। अब ये तो इसमें हो गया एक तरफ हमारा गाँव में बोलते हैं ना भरा, वही भरा नाली, वही है, ठीक है। फिर इसमें क्यारी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें देखो, इस भरे में जो है ना लेजम का मुंह के या पाइप का मुंह ला करके रखते हैं, नहर का पानी कटा हुआ रखते हैं, तो इसमें पानी चलता है। फिर इसमें धीमे धीमे फावड़े से मोड़ मोड़ के यहाँ पे काट काट के इन क्यारियों को भरा जाता है। ये तरीका होता है भाई। ऐसे यहाँ पे आपने ऊपर इस इमेज में देखा, या पूरा पिक्चर नहीं है, ये नाली में पानी चलाया गया ना, इधर इधर ये मेड़ है, इधर मेड़ है, ये नाली जैसा दिख रहा है, ठीक। इसे ही कहते हैं फरो इरिगेशन, क्यारी विधि। ये खासकर छोटे किसानों द्वारा यूज में लाई जाती है, और आज भी दुनिया भर में यूज की जा रही है। प्राचीन विधि है भाई, ठीक है। जो कार्य प्रणाली है ना, इसकी बात करें तो खेत को पहले समतल किया जाता है, फिर उसमें क्यारियों का निर्माण कराया जाता है, और धारों के बीच की जो दूरी है ना, वो फसल की किस्मों और मिट्टी के प्रकार पर आधारित होती है, ठीक। जल स्रोत, फिर नहर या चैनल के माध्यम से पानी धारों में लाया जाता है, क्यारियों में लाया जाता है। पानी जो है धीरे धीरे धारों में बहता है, ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो सके। अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना पड़ता है यदि पानी ज्यादा हो गया है तो, ठीक। कैसे? आज ही हमने पानी लगाया, आज ही वर्षा हो गई तो खेत में ज्यादा पानी हो गया, पेड़ गल जाएंगे, हमें पानी बाहर निकालना होगा,
ठीक। देखो अगला यहाँ पे जो जानकारी लिख रखी है, अगली जानकारी जो है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है लाभ। तो लाभ देख लेते हैं क्या है। फरो इरिगेशन के जल की बचत हो जाती है, क्योंकि देखो फ्लड में सबसे ज्यादा जल की बर्बादी हो रही थी। फ्लड के मुकाबले यहाँ जल की बचत हो जाती है, लेकिन अन्य जो है ना उनके मुकाबले यहाँ जल भी यहाँ उनसे ज्यादा जल बर्बाद होता है। तो अन्य मेथड है ना उनके मुकाबले यहाँ जल बर्बाद होता है, लेकिन फरो में फ्लड के मुकाबले कम होता है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? एक बार और बताता हूँ। फरो इरिगेशन जो है यही वाली जिसमें पढ़ रहे हैं क्यारी सिंचाई, यहाँ अन्य जो मेथड है किसे छोड़ करके, फ्लड इरिगेशन को छोड़ के अन्य जो मेथड है उनके मुकाबले ज्यादा पानी खराब होता है, लेकिन जो हमारा फ्लड इरिगेशन है उससे कम होता है। ठीक। और यहाँ पानी जो है सीधा फसलों की जड़ों में पहुंचता है। भाई देखो फसलों की जड़ों में तो सीधा पहुंचता ही, कौन सा भी मेथड यूज कर लो। और यहाँ थोड़ा बाष्पीकरण और रिसाव कम होता है। फसलों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचता है, सीधे पहुंचता है भाई देखो, हर दिन पहुंचता है वो तो। उपयुक्त जल प्रबंधन, क्यारी जो है क्यारी सिंचाई में जल प्रबंधन आसान होता है। जल प्रबंधन जो है आसान होता है क्योंकि किसान धारों में पानी की मात्रा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं। पूरे खेत में तो नियंत्रण नहीं कर सकते थे। ठीक। अब यहाँ देखो क्यारियों में तो नियंत्रित कर सकते हैं ना, फावड़ा किसान के हाथ में, कहीं भी डोर डाल सकता है, मैडा डाल सकता है, पानी को रोक सकता है। ठीक। मिट्टी का क्षरण कम होता है। देखो इस विधि में मिट्टी का क्षरण कम होता है क्योंकि पानी धीरे धीरे बहता है, मिट्टी को बहाता नहीं है। अब फ्लड इरिगेशन में होता क्या है कि वो तो एक तरफ से चलती है, यहाँ की मिट्टी को यहाँ भी ले जा सकती है, अगर हमारा खेत समतल नहीं है तो वहां समस्या हमें देखने को मिल जाती है फ्लड वाले में। अब यहाँ हानि देख लेते हैं, क्या हानि है। तो यहाँ अधिक श्रम की जरूरत हमें पड़ सकती है, अधिक काम करना पड़ता है, अधिक यहाँ पे लेबर चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ क्यारियों भी बनानी पड़ती है, उसके लिए लेबर चाहिए, और अन्य काम भी होते हैं उनके लिए लेबर चाहिए। जल का असमान वितरण हो सकता है क्योंकि धारों का निर्माण अगर सही ढंग से नहीं किया जाए, समतल ना की जाए, तो जल का वितरण जो है असमान हो जाएगा भैया, जिससे जल जमाव और अन्य जो प्रॉब्लम्स है वहां में देखने को मिल सकती है। भारी मशीनरों का उपयोग, भारी जो मशीनरी होती है उनका उपयोग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ मामलों में धारों का निर्माण के लिए भारी मशीनरियों का उपयोग किया जाता है, जो छोटे किसानों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। ये एक हानि है। क्यों नहीं हो पाता भाई? देखो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनों को, इसीलिए। और उपयुक्त ढलान की आवश्यकता, इस विधि में खेत में उचित ढलान की आवश्यकता होती है जिससे पानी आसानी से बह सके। अब देखो आप उल्टा पानी चला रहे हो, इधर ऊंचा है, इधर ढलान है, इधर से पानी चलाओगे तो चढ़ेगा ही ना ऊपर, अगर इधर से चलाओगे तो उधर आसानी से चला जाएगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना होता है कि ज्यादा ढलान ना हो खेत में। ठीक। धन उपयोग की बात करें तो इसे भाई साहब देखो विभिन्न फसलों में यूज किया जाता है, जैसे गेहूं है, धान है, ज्वार है, मक्का है, कपास, गन्ना, सब्जियों की जितनी भी खेती है तो उसमें इसका यूज कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला जो मेथड है वह है नाली सिंचाई। देखो नाली सिंचाई के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये आपको पिक्चर दिख रही है, ठीक है, ये तो पक्की नाली है। अब मैं बताता हूँ कैसी नाली होती है। ये हमारा फील्ड है, ठीक। अब इसमें खेती कैसे करते हैं, एक नाली यहाँ बना दी, ठीक, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के एक नाली यहाँ बना दी, यहाँ बना दी। अब इनकी जो मेड़े है ना, इन पे ही हम फसल करते हैं, मिर्च वगैरह इन पे ही लगा दिया, खीरा खरबूजे के बीज होते हैं इन्हीं पे गाड़ दिए, जो भी है तरबूजे इन्हीं पे लगा दिया। अब नाली नाली में हमें पानी चलाना होता है। इधर एक मैन है ना, मैन नाली होती है, इस नाली में से काट के इसमें चला दिया। ये बीच वाला हमें भरना ही नहीं है, ये इसमें चला दिया, इसमें चला दिया। और बीच वाला है ना, ये बीच वाला, ये हमें भरना ही नहीं है, ये भरना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये और इसमें पानी चलाना है, ये भरना है हमें बस। ये मैन हमारा नाली है, ये भरनी है। इसी को बोलते हैं नाली सिंचाई या चैनल इरिगेशन। ठीक, समझ में आया? कुछ आ गया होगा यार। नहर सिंचाई भी बोल देते हैं क्योंकि नहर जैसी संरचना होती है। खाल सिंचाई बोल देते हैं इसको। और हमारे गांव में तो भैया भरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरा। भरा बनाना पड़ता है तो हम पानी चलाते हैं। ओके। सिंचाई की एक सिंचाई की पारंपरिक विधि है जिसमें खेत में छोटी छोटी नालियां बनाकर पानी को खेत में प्रवाहित किया जाता है, बहाया जाता है, फैलाया जाता है। सिंपल सी बात ये है, समझने की कोशिश करो। यह विधि प्राचीन काल से उपयोग में लाई जा रही है, प्राचीन समय से उपयोग में है और आज भी दुनिया भर के कई क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। खासकर छोटे किसानों द्वारा इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। कार्य प्रणाली की बात करें तो खेत को सबसे पहले समतल करना पड़ता है, फिर उसमें छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं, यानी कि वही इस प्रकार की नालियां बनाई जाती है। भाई खेत में नालियां है ना, फसलों की किस्म और मिट्टी के प्रकार पर निर्धारित होती हैं, उन पर ही डिपेंड होती है किस प्रकार से बनानी है। जल स्रोत जो है नहर या चैनल के माध्यम से पानी नालियों में लाया जाता है। पानी को धीरे धीरे नालियों में बहाया जाता है ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो सके। अतिरिक्त पानी को फिर बाहर भी निकाला जा सकता है यदि पानी ज्यादा हो रहा है तो। लाभ की बात करें तो जल का समान वितरण होता है, फसलों को आवश्यकता अनुसार जल उपलब्ध कराया जाता है और कम श्रम की आवश्यकता होती है, मिट्टी चरण कम होता है। ठीक है, भरे भरे में जो नाली नाली है ना, नाली नाली उसी में पानी चल रहा है। नाली नाली में पानी चलेगा तो भाई देखो पानी का ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा। ठीक, मृदा क्षरण जो है वो कम होगा। अब देखो हानियों के बारे में बात करें तो नालियों की सफाई और रखरखाव की आवश्यकता होती है। यदि हम नालियों की सफाई ना करें, वहां पर खरपतवार उग के आगे तो पानी आगे ही नहीं बढ़ेगा।
फिर समस्या हो जाएगी, नाली बंद हो जाएगी तो पानी नहीं चलेगा, प्रवाहित जो पानी का प्रवाह है, धारा है, उसमें एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी। जल का कुछ हिस्सा जो है बाष्पीकरण में खो जाता है, देखो वो सभी में खो जाता है भाई, देखो इसी की बात नहीं, सभी में खो जाता है, तो इसे आप समझ लीजिएगा। कोई सा भी मेथड हो, होता ही होता है। भारी मशीनरी का उपयोग आप नाली निर्माण के लिए कर सकते हैं, लेकिन छोटे किसान जो है उसका यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता भाई, जो अफोर्ड कर सकता है वही करता है। धन उपयोग की बात करें तो नाली सिंचाई का उपयोग जो है, जैसे गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना, सब्जियां। देखो गेहूं में तो मैंने देखा नहीं, धान में देखा है, ज्वार में भी देखा, मक्का में, बाजरा में भी देखा, मक्का में हो जाता है ये, कपास में भी कर सकते हो आप लोग वैसे, कपास में भी नहीं होता है, और गन्ने में भी नहीं होता है, खासकर सब्जियों में ये सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं बेसिन इरीगेशन को, जो कि हमारा नेक्स्ट इरीगेशन का मेथड है। तो यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर क्या कह रही है। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से हमारा फील्ड है, यहाँ पे हमने डैम जैसी संरचना क्रिएट करते हैं, जिससे पानी हमारे खेत में उपस्थित रहे, भरा रहे, बह करके कहीं अंत ना जाए। देखो यहाँ है ये बेसिन सिंचाई, सिंचाई की एक पारंपरिक विधि है, जिसमें पूरे खेत में एक समतल बांधनुमा संरचना बनाई जाती है। ठीक, जिसे बेसिन कहा जाता है। इस बेसिन को पानी से भर दिया जाता है, जिससे मिट्टी में नमी पहुंचाई जा सके, और यह विधि जो है प्राचीन काल से यूज में चली आ रही है, और आज भी इसका उपयोग खासकर छोटे क्षेत्र जो है, छोटे किसान जो है, जहाँ क्षेत्र कम है और कम ढाल है, वहां यूज में लाया जाता है। यानी कि जो कम ढलान वाले क्षेत्र है, वहां पे पानी के प्राकृतिक सोर्स जहाँ उपलब्ध हैं, होते हैं, वहां इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ओके, अब देखो कार्य प्रणाली है, कुछ भूमि का चयन करना होता है बेसिन सिंचाई के लिए, और समतल भूमि का चयन करना पड़ता है। समतल भूमि, ढलान वाली नहीं होनी चाहिए, कम ढलान वाली, मैंने बोली थी ना, कम ढलान वाली। बेसिन निर्माण करने होते हैं, जल का स्रोत हमें देखना होता है, अच्छा सा सिंचाई करनी होती है, तो धीमे धीमे जल निकास की उचित व्यवस्था भी करनी होती है। देखो अब लाभ है कुछ इसके भैया। लाभ क्या है? सरल विधि है, सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, लवड़ी मिट्टी के लिए उपयुक्त है। ठीक, देखो लवड़ियों के लिए क्यों उपयुक्त है? कुछ मामलों में बेसिन सिंचाई का उपयोग लवड़ी मिट्टी को सुधारने के लिए किया जाता है। जब खेत में पानी भर दिया जाता है तो लवड़ नीचे मिट्टी की परतों में घुल जाते हैं, यानी वही भैया लीचिंग डाउन। पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था ना, वहाँ सेकंड वाला, पहला तो हमारा सिलेबस था, अध्याय 1 की बात कर रहा हूँ, सेकंड लेक्चर, तो वहां आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था एसिड सॉइल जो थी ना, उनके बारे में पढ़ाया था मैंने। तो वो इस प्रकार से ही लीच डाउन होती है। सॉल्टी सॉइल थी ना, सैलाइन सॉइल, उस प्रकार से ही होती है। ठीक, हानि की बात कर लेते हैं, कुछ हानियां भी है इसकी। जल की अधिक बर्बादी हो जाती है, और यहाँ पर जल जमाव की समस्या देखने को मिल सकती है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। देखो एक ही जगह पे पानी भरा रहेगा तो उर्वरता तो कम होगी होगी, खेत में कम फसल उत्पादन हमें देखने को मिलेगा, भूमि की आवश्यकता होती है। देखो बेसिन बनाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह मेथड जो है थोड़ा सा खराब है। वैसे सरल मेथड है गुरु। देन कुछ उपयोग है। बेसिन सिंचाई का उपयोग जो है मुख्य रूप से धान की खेती के लिए किया जाता है, क्योंकि धान के पौधों को नमी और पानी में डूबे रहना होता है। पानी में डूबे रहते हैं धान के पौधे, और इसका जो उपयोग है सबसे ज्यादा धान में किया जाता है। इसका उपयोग बेसिकली हम लोग जौ में भी कर सकते हैं, गेहूं में भी कर सकते हैं, चावल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वाटर टॉलरेंट जो वेराइटीज है ना, उनको सेलेक्ट करना होगा, जो जलमग्न कंडीशन में भी अच्छी ग्रो कर सके, ऐसी वेराइटी हमें सेलेक्ट करनी है। देन अगला जो मेथड है वो है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्प्रिंकलर जहां लगे हुए हैं, इसे छिड़काव सिंचाई भी बोलते हैं। यह आधुनिक कृषि में जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस विधि में पानी को पाइपों द्वारा और नोजल के माध्यम से हवा में छिड़का जाता है, जो बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर गिरता है। यह एक पारंपरिक बाढ़ सिंचाई की तुलना में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाता है और फसलों को उनकी आवश्यकता अनुसार पानी प्रदान करता है। देखो बाढ़ में अधिक पानी खर्च हो रहा था, लेकिन यहाँ कम पानी हम खर्च करेंगे। रोजाना थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाढ़ में तो एक बार आपने भर दिया, फिर 8-10 दिन के लिए आप फ्री हो गए, फिर 8-10 दिन बाद आपने भरा। लेकिन यहाँ आप रोजाना एक दिन छोड़ करके स्प्रिंकलर ऑन कीजिए, पानी आप अपने अनुसार दीजिए। कुछ कार्य प्रणाली भी है यहाँ पर, पंप और जल स्रोत। छिड़काव सिंचाई प्रणाली के लिए आपको एक पंप की जरूरत होती है, जल के स्रोत की जरूरत होती है, आपको टंकी वगैरह आपने रखनी होगी, या फिर मोटर लेनी होगी। आपके पास अगर नदी है, तालाब है, कुआं है, तो आपको उसमें मोटर डालनी पड़ेगी, वो पानी को वहां से खींचेगी, वही पंप पानी को खींचेगी। फिर आपके जो मेन पाइपलाइन आपने खेत में बिछा रखी है उनमें जोड़ना होगा उसे, तो यहाँ बहुत थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाता है, यानी यहाँ पे आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे इसे अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। मुख्य पाइपलाइन, खेत के किनारे या बीच में एक मुख्य पाइपलाइन बिछानी होती है। देखो ये हमारा खेत है, अगर छोटा खेत है तो एक तरफ बिछा दीजिए, नहीं तो बड़ा खेत है तो बीच में एक पाइपलाइन डाल दीजिए, जिससे इधर भी दोनों तरफ काम होता रहेगा। ठीक है,
छिड़काव विधि जो है इसके लिए हमें छोटे छोटे पाइप फिर इसमें जोड़ने पड़ेंगे, इसमें छोटे छोटे पाइप लगाने पड़ेंगे, इधर इधर चारों ओर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ओर हमने चारों ओर या दोनों ओर जितने भी हैं हमने पाइप लगा दिए छोटे छोटे। अब इनमें जगह 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 नोजल लगा करके हमें स्प्रिंकलर सेट करने होते हैं जो हमें पानी को उछालते हैं, छिड़कते हैं। फिर इसे नियंत्रण करने के लिए उसमें कुछ टैप लगाने पड़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना, टैप को क्या बोलते हैं हम, नल, कुछ नल जैसी संरचना होती है, टैप होते हैं ना, वहां से बाल्ब बोल सकते हैं, टाइमर बोल सकते हैं, जिसके मदद से वह टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली जो भी हमने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड की है उस हिसाब से पानी की मात्रा, उतनी मात्रा जितनी हमने डिसाइड की है उतनी अपने खेत को हम दे सकते हैं। कुछ टाइमर या बॉल्ब जो मशीन्स हैं उनको यहाँ पे सेट करके, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट जो है, पैसा जो है सबसे ज्यादा लग जाता है। देन लाभ की बात करें तो यहाँ जल संरक्षण हो जाता है, वाटर कंजर्वेशन हो जाता है, क्योंकि देखो जितने भी मेथड्स आपने पढ़े थे वहां पानी की अधिक बर्बादी हो रही थी, लेकिन यहाँ पानी की अधिक बर्बादी नहीं है। यहाँ पानी देखो हवा में जाता है लेकिन जमीन पर कम गिरता है, पौधे पर ज्यादा गिरता है, पौधे के पास गिर रहा है और पौधा उसे आसानी से यूज कर पा रहा है। जल वितरण में समानता, देखो इससे हम एक समान जो है जल का वितरण करते हैं। ये कम श्रम की आवश्यकता होती है। देखो स्टार्टिंग में तो आपको श्रम चाहिए चाहिए, लेकिन इसके बाद आपको कोई श्रम नहीं चाहिए, स्वचालित तरीकों से चलाया जा सकता है, ऑटोमेटिक होती है चीजें। पहाड़ी असमतल भूमि के लिए उपयुक्त विधि है, ठीक है, जहां पहाड़ी विधि है और असमतल भूमि है, यानी कि जहां समतल नहीं है, ढलान वाले क्षेत्र है, तो वहां से हम छिड़काव विधि से सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण में आपको बहुत ज्यादा सहायता प्रोवाइड करती है, क्योंकि छिड़काव के साथ घुलनशील खाद और उर्वरक का जो प्रयोग है वह आसानी से किया जा सकता है, जो सीधे पौधों तक पहुंचता है, ना कि खरपतवारों को। इससे खरपतवार जो है कम प्रभावित होते हैं। मिट्टी का क्षरण रोका जा सकता है और रोकता भी है, क्योंकि देखो इसमें पानी ऊपर से गिर रहा है, बह नहीं रहा है, बहेगा तो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, और ऊपर से गिर रहा है, बूंद 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 ऊपर से गिर रही है, तो मिट्टी को दावे रखेंगी ना, ताए पे ऊपर की तरफ बहाएंगी और ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी वो। ठीक, अब देखो हानि है, इससे कुछ हानि दिखा देता हूं आपको क्या है। उच्च स्थापना लागत, छिड़काव सिंचाई जो है प्रणाली स्थापित करने के लिए आपको प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है। पाइप लेने होंगे, स्प्रिंकलर लेने होंगे, पंप लेनी होंगी, नियंत्रण लेने होंगे, उपकरण लेने होंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको लेनी होती है। यहाँ पे हवा का प्रभाव, तो यहाँ पे देखो हवा की गति से दिशा छिड़काव के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। तो तेज हवा से पानी की जो है उसका असमान वितरण हो सकता है। जंग लगना, देखो ड्रिप्स जो है वो खराब हो जाती है, जो पाइप है ना वहाँ पे जो भी हमने स्प्रिंकलर हैं या जो भी नोजल्स वगैरह सेट किए हैं, अगर लोहे के तो उनमें जंग लग जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। निरंतर हमें रख रखाव उनका करना होता है, फिल्टर्स लगाने होते हैं, साफ करके रखने होते हैं, गंदा पानी नहीं चलाना होता है, लीकेज हो रही है उसे सुधारना होता है, तो यहाँ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उपयोग है तो सब्जियों की खेती में, फूल की में, फल की में इसका यूज ज्यादातर किया जाता है। अब देखो अगला जो मेथड है ना वह बॉर्डर सिंचाई है। क्या है बॉर्डर इरिगेशन? अब देखते हैं बॉर्डर इरिगेशन है क्या। पिक्चर्स आपने देख ली, अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर सिंचाई जो है खेतों में सिंचाई करने की एक सतह सिंचाई तकनीक है, सरफेस इरिगेशन टेक्निक है। यह पारंपरिक तरीकों में से एक है जो आज भी कई सारे क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है, खासकर बड़े खेतों में जहां मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है। कार्य प्रणाली की बात करें कैसे यूज में लाई जाती है, तो खेत की तैयारी करनी होती है। सबसे पहले खेत को समतल किया जाता है, इसके बाद खेत में लंबी और सक्रिय मेड़ों का निर्माण किया जाता है। ये मेड़े पानी को नियंत्रित करने और खेत को अलग अलग क्यारियों में विभाजित कर देती हैं, अलग अलग क्यारियां में विभाजित कर देती है। मैंने आपको बताया ना क्यारी इरिगेशन, फरो इरिगेशन की बताया था ना आपको मैंने, वही यहाँ पर बात हो रही है। ये क्यारियों में विभक्त कर दिया, ऐसे ऐसे क्यारियां बना देती है। ठीक, सिंचाई की बात करें तो जल स्रोत से पानी को नहर या चैनल के माध्यम से खेत में लाना होता है, ऊपरी सिरे पर लाया जाता है पानी, वहां से पानी को खेत में पहले बॉर्डर में छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं हमने चीजें बनाई है वहां पे छोड़ा जाता है। जल प्रवाह, गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी ढलान पर नीचे की ओर बहता है और पूरे बॉर्डर को धीरे धीरे भर देता है। जल निकास, जब बॉर्डर पर्याप्त मात्रा में पानी भर जाता है तो पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाती है, अतिरिक्त पानी को खेत के निचले सिरे जो होते हैं वहां पर निकाल दिया जाता है। जो भी द्वार बने होते हैं वहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो भी होता है वहां निकाल दिया जाता है। लाभ की बात करें तो सरल विधि है, बड़े खेतों के लिए उपयुक्त है, कम श्रम की आवश्यकता होती है, कुछ फसलों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि अनाज, चारा और सब्जियों के लिए ये उपयुक्त विधि है। हानि की बात करें तो जल की अधिक बर्बादी हो जाती है यहाँ पर भी, और जल वितरण में असमानता हमें देखने को मिल सकती है, और मिट्टी का क्षरण इसमें भी होता है। भाई देखो पानी बह के जा रहा है, छोटे किसानों के लिए उपयुक्त नहीं है ज्यादातर, क्योंकि बॉर्डर सिंचाई छोटे और अनियमित आकार के खेतों के लिए उपयुक्त नहीं है। जिनका आकार सही नहीं है उनके लिए उपयुक्त नहीं है, जिनका आकार सही है, रेक्टेंगल शेप है या स्क्वायर शेप है, एकदम फिक्स शेप है, तो वहां इसका यूज किया जाता है। अब देखो बॉर्डर सिंचाई जो है अन्य
कौन सी फसलों में यूज की जाती है? गेहूं है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चारे की जमीन है, और सब्जियों की खेतियों में भी इसका यूज कर लिया जाता है। देन अगली है ट्रिप इरिगेशन, सॉरी ट्रिप नहीं है ये दोस्त, ड्रिप है, ठीक, ड्रिप इरिगेशन है, तो हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, माफी चाहेंगे। ड्रिप सिंचाई जिसे अंतर चालित सिंचाई या साइक्लिक इरिगेशन भी कहते हैं, जल प्रबंधन का एक बेहतरीन तरीका है, तकनीक है। इसमें फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है, ना कि एक निश्चित समय अंतराल पर। यह मिट्टी, ये जो विधि है ना, यह विधि मिट्टी की नमी की स्थिति के आधार पर सिंचाई की आवृत्ति, जो इंटरवल है, अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, उसे समायोजित कर लेती है अपने आप, जिससे जल उपयोग दक्षता में सुधार होता है और फसल उत्पादन हमारा बढ़ता है। अब देखो कार्य प्रणाली क्या है। कार्य प्रणाली में आपको मिट्टी की नमी चेक करनी होती है। जो ड्रिप है ना, ड्रिप में मिट्टी की नमी की स्थिति निगरानी करना होता है, या विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे मिट्टी में नमी सेंसर का उपयोग करके, मिट्टी के रंग बनावट के अवलोकन करके, या पौधों के लक्षण के अध्ययन के अनुसार। ठीक है। सिंचाई की आवृत्ति, मिट्टी की नमी की स्थिति के आधार पर सिंचाई की आवृत्ति को समायोजित किया जाता है, टाइम में सेट किया जाता है कि इतने समय बाद अपने आप चालू हो जाएगा। यदि मिट्टी में पर्याप्त नमी है तो सिंचाई की आवश्यकता कोई नहीं होती है। यह मिट्टी सूखी है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है, यदि मिट्टी सूखी है तब। ठीक है। सिंचाई की अवधि क्या है? सिंचाई की अवधि को भी मिट्टी की नमी की स्थिति के आधार पर सेंसर्स जो है अपने आप डिफाइन कर लेते हैं। यह मिट्टी, यदि मिट्टी बहुत सूखी है तो अधिक समय तक सिंचाई की आवश्यकता होती है, यदि मिट्टी थोड़ी सूखी है तो कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। सेंसर्स इसीलिए लगाए जाते हैं। लाभ की बात करें तो जल संरक्षण हो जाता है, वाटर कंजर्वेशन हो जाता है, हिसाब से पानी गिर रहा है भैया, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, वाष्पीकरण और हिसाब से पानी खत्म नहीं हो रहा है। फसल उत्पादन में वृद्धि देखने को मिल रही है। फसल उत्पादन में वृद्धि क्यों देखने को मिल रही है? यह पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी दे रहा है और डायरेक्ट जड़ में दे रहा है पानी। देखो मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्ट जड़ में पानी जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक इस प्रकार से। अब देखो कुछ हानियां भी है यहाँ पे। हानियां कैसी है? मिट्टी की नमी की निगरानी की आवश्यकता होती है। अब देखो अगर सेंसर काम नहीं कर रहा है तो भैया हमें मैनुअली देखनी होगी। अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता तो होती है, अगर आपको स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है तो बेकार है भैया, फिर क्या करोगे आप। तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, तकनीकी ज्ञान जो है बहुत आवश्यक है इसके लिए। उपयोग की बात करें तो अनाज है, फल है और कपास की है, दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, सब्जियां हैं, इनमें इसका यूज कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लास्ट टॉपिक, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज, जल निकास। खेती में जल निकासी का सही इंतजाम बहुत जरूरी है भाई, जल निकास। तो देख लेते हैं जल निकास क्या है। जल निकास किसी क्षेत्र में अतिरिक्त पानी को हटाने की प्रोसेस है भैया, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। जो हमारा खेत है, यदि वहां वर्षा से पानी भर गया है, देखो अभी हमने इरिगेशन की, ऊपर से पानी पड़ गया, वर्षा हो गई तो खेत में अधिक पानी हो गया, फिर उसे बाहर निकालना है, बस वही पानी को खेत से बाहर निकालने की प्रोसेस जो है जल निकास कहलाती है। अब आपके घरों में भी तो होते हैं आउटलेट, जिन्हें हम गाँव में बोलते हैं नाली। वो एक तरह से क्या होते हैं, हमारे घर का पानी है, नहाने का है, किसी और का कपड़ा धोने का है, तो वो बह करके जाता है ना नालियों के थ्रू। हमारे घर से जो आउटलेट निकले होते हैं उनके थ्रू, तो हमने क्या किया, जल निकासी तो किया, जल का निकास बनाया, जिससे हमारे घर से पानी बाहर जा रहा है। तो ऐसे ही जल निकास होता है। अब देखो पानी की टंकी आपकी छत पर रखी होती है, उसमें भी एक अलग से पाइप लगाया जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हमारी टंकी भर गई, तो वो जल निकासी तो है, जल का निकास हो रहा है वहां से, जब आपको पता चल रही है कि हमारी टंकी ओवरफ्लो हो रहा है, भर चुकी है। ठीक। तो यहाँ पे आपको एकदम हाईटेक चीजें करनी पड़ती हैं। देखो अगर आपने कोई ऐसी क्रॉप लगा दी है जो वाटर लॉगिंग कंडीशन को झेल नहीं सकती है, तो फिर आपको तुरंत ही वहां पे जो है ना ड्रेनेज सिस्टम करना पड़ेगा, जल को निकालना पड़ेगा खेत से। देखो जल निकास के महत्व क्या है जो देख लेते हैं। बाढ़ से बचाव। जल निकास बाढ़ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब पानी जमा हो जाता है तो नदियों और धाराओं में बह जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा टल जाता है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि। जल निकास कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद करता है। जब खेतों में पानी जमा हो जाता है तो यह फसलों की जड़ों को सड़ने और बीमारियों का कारण बन सकता है। ठीक। स्वास्थ्य में सुधार। जल निकास स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। जब पानी जमा हो जाता है तो यह मच्छरों के प्रजनन स्थल बन जाता है, जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का कारण बनता है। इसीलिए जल निकास हमें करना चाहिए। कृषि उत्पादकता में अगर वृद्धि देखनी है तो आपको जल निकास करना चाहिए। बाढ़ से बचना है तो आपको जल निकास करना होगा। स्वास्थ्य में सुधार लाना है तो आपको जल निकास अपनाने होंगे। पर्यावरण संरक्षण करना है तो आपको जल निकास सही तरीके से अपनाना होगा। अब जल निकास के प्रकार क्या है? प्राकृतिक जल निकास हो सकते हैं, कृत्रिम जल निकास हो सकते हैं। प्राकृतिक में हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं, जैसे वर्षा या बर्फ पिघलने से पानी जमीन में रिसकर भूजल बन जाता है, या नदियों और धाराओं में के माध्यम से बह जाता है। ठीक है।
कि इससे हमने नदियों में डाल दिया या पोखर जो होती है गाँव में उनमें बहा दिया, तो उस तरीके से। तो दोस्तों कृत्रिम जल निकास हमारा नेक्स्ट इसमें प्रकार है, इसे देख लेते हैं। यह मानव द्वारा बनाई गई प्रणालियों द्वारा होता है, जैसे कि नहरें, खाई और पंप जो पानी को जमा होने से रोकते हैं, इसे जमीन से दूर ले जाने में मदद करते हैं। अब देख लेते हैं जल निकास प्रणालियों के कुछ डिजाइन्स दे रखे हैं। यहाँ आपको बता रखा है कि जल निकास प्रणाली के जो डिजाइन्स हैं कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे जलवायु पर, भूगोल पर और हमारी भूमि के उपयोग पर, पर्यावरणीय चिंताओं पर। अगर बात करें जलवायु में तो वर्षा की मात्रा, तीव्रता और तापमान, बर्फबारी और भी जो भी जलवायु से रिलेटेड घटनाएं घटित होती हैं उन पर यह डिपेंड करते हैं। भूगोल की बात करें तो मिट्टी का ढलान कैसा है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, भूजल स्तर कितना है, तो इस पर डिपेंड करता है। अगर बात करें भूमि उपयोग की तो कृषि की भूमि है या वन वाली भूमि है या शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, तो उस पर डिपेंड करेगा। पर्यावरणीय चिंताओं की बात करें तो जल प्रदूषण और मिट्टी क्षरण जैसी समस्याएं यहाँ मेन कारक रहती हैं यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली के डिजाइन के लिए। तो इनके हिसाब से ही हमें जो डिजाइन है, जल निकास है, वो अपनाना होता है। देखो जल निकास प्रणाली के कुछ प्रकार यहाँ पे दे रखे हैं। सतह जल निकास प्रणाली है, भूमिगत जल निकास प्रणाली है। ये प्रणाली पानी को जमीन की सतह से दूर ले जाती है, जिनमें खाई, नहरें और सतह नाले जो होते हैं शामिल होते हैं। देन भूमिगत जल निकास प्रणाली होती है कुछ। ये प्रणालियां ऐसी प्रणाली होती हैं जो पानी को जमीन के अंदर से दूर ले जाती हैं। इनमें टाइल ड्रेन, फ्रेंच ड्रेन, पंप ड्रेन ये शामिल होते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमारे ये जो सेकंड चैप्टर का आधा भाग था वह कंप्लीट हो चुका है। तो चाहे वह जल निकास का जो आधा भाग था यानी लेक्चर नंबर 4 था, कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो रिकॉर्ड करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो लेक्चर नंबर 5 रहेगा। ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं, 4th भी बहुत जल्द आज रिकॉर्ड कर लिया है, बहुत जल्द पब्लिक हो जाएगा यूट्यूब पर, तो आप इसे भी देख पाएंगे। साथियों यदि कोई भी समस्या आपको आई हो, लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है और कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपकी समझ में ना आया हो, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, शिद्दत से मन से इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपकी क्वेरी को हम समझाने की कोशिश करेंगे। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां भी हम आपकी समस्या को समझाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो कंटेंट है ना, स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कर देता हूँ क्लास वाइज जितने भी मैं। तो कृत्रिम जल निकास क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। यह मानव द्वारा बनाई गई प्रणालियों द्वारा होता है, जैसे कि नहरें, खाई, पंप जो पानी को जमा होने से रोकने और इसे जमीन से दूर ले जाने में मदद करती हैं। रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर्स, उनके सबके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। देखो कोशिश करूंगा सारे जो लेक्चर्स के कंटेंट है ना वो एक साथ ही दे दूं, जिससे आपको भटकना ना पड़ेगा। मतलब आज एक डाल दिया, 4 दिन बाद एक डाल दिया, ऐसा नहीं करूंगा, एक साथ डाल दूंगा, जिससे आपको एक सीरीज में मिल जाएंगी सारी चीजें, ठीक। और हाँ, आपसे बस एक ही विशेष अनुरोध रहता है मेरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखो सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता है बेसिकली, सब्सक्राइबर होते हैं ना, उनका पैसा नहीं मिलता है, सब्सक्राइबर का कुछ नहीं मिलता है हमें। केवल जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो हमें पता चल जाता है कि कितने बंदे हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं। लेकिन कुछ अनसब्सक्राइबर भी होते हैं जो वीडियो को वॉच करते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारी वीडियो को देख रहा है, बेशक उसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि उसकी जो वीडियो को देख रहा है उसमें ऐड आते हैं तो हमें पैसा मिल रहा है, टेंशन नहीं है, तो हमारा तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना तो भारी कृपा हो जाती है, मतलब अब हमें पता चल जाता है कि कितने व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके क्लास 10th के छात्र है ना, फ्रेंड है, उनको शेयर कर दीजिए लेक्चर को, जितना भी लेक्चर है शेयर कर दीजिए। जितनी देखो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डालता हूँ, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट जो है पूरी उसे शेयर कर दीजिए उनके साथ में, जिससे वो भी इस जो मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, पूरी सीरीज डाल रहा हूँ, वन बाय वन लेक्चर में दे रहा हूँ एक एक करके, तो सभी को एक साथ देख पाएंगे, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट उनको मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को दबा के शेयर कीजिए, जो भी क्वेरी है कमेंट कीजिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, अध्याय 3 रहेगा हमारा, तब आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।